हेलो स्टूडेंट्स आज मैं आपको क्लास 10 की केमिस्ट्री के सारे केमिकल रिएक्शंस करवाने जा रहा हूँ। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स इसी में फेस करते हैं कि वो केमिकल रिएक्शंस कैसे लिखें, कैसे उन्हें याद रखें। तो मैं आपको आज सारे ही केमिकल रिएक्शन चैप्टर 1, 2, 3, 4 जो ये चारों चैप्टर्स हैं उनके सारे केमिकल रिएक्शंस लिखवाने जा रहा हूँ। ये आपके बोर्ड्स के लिए भी और अभी आपके प्री बोर्ड्स चल रहे हैं या फिर हो सकता है स्टार्ट होने वाले हों, तो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आप इन्हें कैसे याद रखेंगे, एक साथ आप इन सारे रिएक्शंस को कैसे कर सकते हैं, मैं आपको समझाता भी जाऊंगा और रिएक्शंस भी करवाता जाऊंगा। ठीक है। सबसे जो पहला चैप्टर है हमारा वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है। इसमें हम टाइप्स ऑफ रिएक्शन साथ में देखते हैं। जैसे फर्स्ट रिएक्शन जो इसमें है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आपने देखा होगा इसमें फर्स्ट पेज पे ही कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक एग्जांपल दिया हुआ है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इसमें दिखाया है कि मैग्नीशियम को अगर हम बर्न करते हैं तो वो फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। इसका रिएक्शन हम किस तरह से लिखेंगे, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। इस तरह से हम बैलेंस कर लेंगे। मैं आपको केमिकल रिएक्शंस लिख कर दिखाऊंगा। अब मैं एज्यूम करके चलूंगा कि आप इनकी बैलेंसिंग खुद से कर सकते हैं। ठीक है। तो Mg प्लस O2 गिव्स MgO। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट्स दो या उससे ज़्यादा होंगे और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इसी तरह से दूसरा रिएक्शन हम देख लेते हैं। H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है। अगर इसी का लिक्विड फॉर्म होता है तो इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर आपको पता होगा, व्हाइट कलर का होता है, ये पाउडर होता है। ठीक है। H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। ऐसे ही दूसरा रिएक्शन है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। NH3 अमोनिया होता है। ठीक है। अमोनिया एक गैस है। तो N2 और H2 के कंबाइन होने से अमोनिया गैस फॉर्म हो रहा है। ठीक है। ऐसे ही आपके बुक में एक रिएक्शन दिया हुआ है CO प्लस 2H2 गिव्स 340 ATM प्रेशर चाहिए इसके लिए, तो ये फॉर्म करता है CH3OH। CH3OH मेथनॉल है। ये फर्स्ट मेंबर होता है अल्कोहल ग्रुप का। ठीक है। CH3OH मेथनॉल है। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं। ऐसे ही C प्लस O2 गिव्स CO2। ये केमिकल रिएक्शन तो सबको ही पता होता है। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट है 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो ये सारे एग्जांपल्स आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन के लिए याद रख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका अपोजिट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल सब्सटेंस होता है जो स्प्लिट होता है दो या उससे ज्यादा सब्सटेंसेस में। ठीक है। तो सेकेंड रिएक्शन का टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें कोई एक सब्सटेंस होगा, एक रिएक्टेंट होगा, वो डिकम्पोज होकर यानी स्प्लिट होकर दो या उससे ज्यादा प्रोडक्ट्स फॉर्म करेगा। ठीक है। और सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट्स अप इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। जैसे इसमें सबसे पहला जो एग्जांपल है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन का। थर्मल डिकम्पोजिशन का मीनिंग होता है डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस ड्यू टू हीट एनर्जी। ठीक है। जैसे CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसे अगर आप हीट करते हैं तो ये प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है CaO एंड CO2। CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, इसे क्विकलाइम भी कहते हैं, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी तरह से थर्मल डिकम्पोजिशन का दूसरा एग्जांपल है लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं। PbNO3 ट्वाइस ये लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है। इसे हीट करते हैं तो इसका थर्मल डिकम्पोजिशन होगा और ये प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है PbO, NO2 एंड O2। यहाँ पे आप कलर चेंज भी याद रखना, ये मैंने बैलेंस कर दिया। कलर चेंज आपको याद रखना है। इसमें लेड नाइट्रेट वाइट कलर का पाउडर होता है। इसे जब हम हीट करते हैं तो येलो कलर का ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है लेड ऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं ब्राउन कलर के, ब्राउन फ्यूम्स, और ये ऑक्सीजन कलरलेस है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पेपर्स में ऐसे पूछा जा सकता है कि राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। ऐसे नेक्स्ट है फेरस सल्फेट FeSO4
वैसे ये हाइड्रेटेड होता है, FeSO4 7H2O होता है, हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट, लेकिन हमारी बुक में NCERT में डायरेक्ट इसे हीट किया गया, इसका डिकम्पोजिशन दिखाया गया है। अगर आप इसे हीट करते हैं तो ये प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये फेरिक ऑक्साइड है, ये आयरन 3 ऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड है और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको बैलेंसिंग आती है इसकी, तो आप बैलेंस खुद से भी कर सकते हैं। अब ऐसे ही एक सिमिलर रिएक्शन है थर्मल डिकम्पोजिशन में, CaCO3 का सिमिलर है। जैसे CaCO3 को हीट करते हैं तो ये प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है CaO और CO2। ऐसे ही जिंक कार्बोनेट होता है ZnCO3। ZnCO3 को अगर आप हीट करते हैं तो इसके प्रोडक्ट्स होते हैं ZnO प्लस CO2। ठीक है, ZnO होता है जिंक ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन के सारे एग्जांपल्स हो गए। डिकम्पोजिशन का ये फर्स्ट टाइप होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकंड टाइप है ऐसे ही इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इसमें आप इसके नाम से ही समझ सकते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक वर्ड है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी से डिकम्पोजिशन होगा किसी सब्सटेंस का। आप जैसे वाटर से अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करें, ये वाटर थोड़ा सा एसिडिफाई कर देते हैं बाय एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड इन इट टू मेक इट अ गुड कंडक्टर एंड टू मेक इट इजियर टू डिकम्पोज वाटर। 2H2 प्लस O2 ये इसके प्रोडक्ट्स होंगे। H2 हमें कैथोड यानी कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे मिल जाता है और O2 एनोड पे मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखना कि अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस्ड इज डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस, क्योंकि यहाँ पे हम 2 मॉलिक्यूल्स यूज कर रहे हैं। आप इसमें देख रहे हैं कि 4 एटम्स हाइड्रोजन के हैं और 2 एटम्स ऑक्सीजन के हैं, तो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस इज डबल द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस, इसकी वजह से होता है ऐसा। फिर नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के बाद नेक्स्ट जो है वो है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इसी को हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन भी कहते हैं, फोटोलाइटिक और फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। फोटो का मीनिंग होता है लाइट, तो अगर लाइट की वजह से किसी सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन हो रहा है तो इसे हम कहेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड ये दोनों ही वाइट कलर के सॉलिड्स होते हैं। अगर आप इन्हें सनलाइट में रखते हैं तो सिल्वर क्लोराइड जो कि वाइट कलर का सॉलिड है, ये सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज होकर ये फॉर्म करता है सिल्वर और क्लोरीन गैस। इसका कलर भी आप देखोगे वाइट से ग्रे हो जाता है, जो सिल्वर की फॉर्मेशन की वजह से होता है। ऐसे ही AgBr है सिल्वर ब्रोमाइड, अगर आप इसे भी सनलाइट में रखते हैं तो ये प्रोडक्ट्स फॉर्म करता है Ag और Br2। ये दोनों फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन हैं और इसका एक एप्लीकेशन भी है, ये भी आप ध्यान में रखो तो ज़्यादा बढ़िया है। ये दोनों रिएक्शंस हम यूज़ करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। तो ये आपका सेकेंड रिएक्शन हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फर्स्ट हमने किया कॉम्बिनेशन, सेकेंड डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में आपने देखे इसके 3 टाइप्स हैं, डिकम्पोजिशन ड्यू टू हीट एनर्जी जिसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, ऐसे ही सेकेंड थर्ड डिकम्पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक एनर्जी जिसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे, और थर्ड है डिकम्पोजिशन ड्यू टू सनलाइट जिसे हम कहेंगे फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। फिर थर्ड जो टाइप है रिएक्शन का वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को किसी सॉल्यूशन से या किसी कंपाउंड के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है। जैसे हमारी बुक में एक एग्जांपल दिया है कि आयरन नेल्स को अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखें, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन इसका वाटर में होगा, तो आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट एंड फॉर्म्स आयरन सल्फेट। ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा FeSO4 एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ऐसे ही दूसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप देख सकते हैं, जिंक जो कि आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है Zn प्लस FeSO4 एक्वस। यहाँ पे आप ध्यान रखना स्टेट सिंबल्स यहाँ ध्यान लिखने हैं, और जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो आप सॉलिड फॉर्म में लेंगे, जो लेस रिएक्टिव है उसका सॉल्यूशन लेना है, हम इसे कह सकते हैं उसके कंबाइंड फॉर्म का सॉल्यूशन लेना है। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा ZnSO4 एक्वस प्लस
Fe सॉलिड, आयरन यहाँ पे डिस्प्लेस हो गया, ठीक है। और कलर चेंज अगर आप याद रख लो इस फर्स्ट रिएक्शन सेकंड रिएक्शन में तो बहुत ही बढ़िया है। कॉपर सल्फेट जो है ब्लू कलर का होता है, आयरन सल्फेट लाइट ग्रीन कलर का होता है, ये लाइट ग्रीन कलर का है, ठीक है। और कॉपर का कलर आपको पता है रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन होता है, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड वाले रिएक्शन में जो FeSO4 है यहाँ पर देख रहे हो लाइट ग्रीन कलर है, लाइट ग्रीन से इसका कलर चेंज हो जाएगा, जिंक सल्फेट कलरलेस होता है, ठीक है। तो ये दो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो गए। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं कि क्या कॉपर भी किसी को डिस्प्लेस कर सकता है, तो बिल्कुल कर सकता है। कॉपर का रिएक्शन अगर हम करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ, सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3, तो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और इसमें प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं CuNO3 ट्वाइस, इसका एक्वा सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन इन वाटर प्लस Ag सॉलिड। AgNO3 यहाँ पे कलरलेस है, कलरलेस होता है इसका सॉल्यूशन, और ये ब्लू कलर का कॉपर नाइट्रेट फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बहुत सारे ऐसे बन सकते हैं। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो आप ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। अगर उसमें कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है तो इसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं जब कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस या प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन में अगर एग्जांपल्स देखें तो Na2SO4 इसका एक्वा सॉल्यूशन ले लिया प्लस BaCl2। Na2SO4 क्या होता है, सोडियम सल्फेट, और BaSO4 है बेरियम क्लोराइड। दोनों के ही एक्वा सॉल्यूशंस ले लेते हैं, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के। अब ये दोनों आयंस एक्सचेंज करते हैं, अपने अपने आयंस एक्सचेंज कर लेंगे। तो इसकी डेफिनेशन में ही यही है कि टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस एंड फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये आयंस जब एक्सचेंज होंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे, 2NaCl। अब NaCl वाटर सोल्यूबल होता है तो इसके लिए एक्वा साइन लगा दिया प्लस BaSO4। BaSO4 इसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होते हैं जिसके लिए आप डाउनवर्ड एरो यूज कर सकते हैं या फिर PPT लिख सकते हैं, ठीक है। तो Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स NaCl प्लस BaSO4। ऐसे ही BaSO4 वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन, ये होता है लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, इसका हमने एक्वा सॉल्यूशन ले लिया, इसको रिएक्ट करवाएंगे पोटेशियम आयोडाइड के साथ, इसके एक्वा सॉल्यूशन के साथ, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा KNO3 प्लस PbI2। PbI2 येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ये याद रखेंगे, ठीक है। PbI2 येलो कलर का प्रेसिपिटेट। फिर ऐसे नेक्स्ट रिएक्शन है BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट क्या होगा, Al2SO4 थ्राइस, ठीक है। अगर आपको कहीं पे ये फॉर्मूले बनाने में प्रॉब्लम आती है तो आप किस तरह से बनाएंगे, आपने क्लास 9 में इनके आयंस पढ़े होंगे। जैसे मैं एल्यूमिनियम सल्फेट का एक बताता हूँ कि Al पे 3+ चार्ज होता है, यानी वैलेंसी Al की 3+ है, और सल्फेट आयन की वैलेंसी 2- होती है, तो 2- इस तरह से फॉर्मूले बनेंगे, इनको कहते हैं वैलेंसी बैलेंस करना। तो Al2 और SO4 थ्राइस, ठीक है। तो ऐसे एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बन जाता है। इसमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, AlCl3 और BaSO4। तो यहाँ पर AlCl3 और AlCl3 का एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म होगा, और BaSO4 आप यहाँ ऊपर भी देख रहे हैं वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। बैलेंस कर लेंगे, बैलेंसिंग आप कर सकते हैं। 2Al और Cl के हो गए यहाँ पे 6, Cl के यहाँ 6 कर देंगे और 3BaSO4, ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं।
नेक्स्ट जो रिएक्शन आपको पढ़ना है, आपने 3 कर लिए, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, 4 रिएक्शंस हो गए। नेक्स्ट है आपको पढ़ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा ये रिएक्शन है। ये आपने पहले भी, अभी मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बताया था। तो C+O2 गिव्स CO2 प्लस हीट। ठीक है, हीट यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए इसे कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसे जितने भी कंबशन रिएक्शन होते हैं वो सारे ही एक्सोथर्मिक होते हैं। ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, यानी कि बर्निंग ऑफ फ्यूल कोई भी हो या कंबशन ऑफ फ्यूल, वो सारे एक्सोथर्मिक होंगे। जैसे मीथेन का अगर हम कंबशन करते हैं, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस हीट, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। प्रोडक्ट साइड में आप देख रहे हो हीट प्रोड्यूस हो रही है, आप इसे बैलेंस कर सकते हैं, ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगा। ऐसे ही एक इक्वेशन और है आपकी बुक में कि रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको पता है कि इसमें इसमें ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का, या ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो। और इसमें प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं CO2, H2O और साथ में ATP के फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो ये प्रोडक्ट्स फॉर्म करेगा CO2 प्लस H2O प्लस ATP। अब क्योंकि ATP के फॉर्म में इसमें एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए हम इसे भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक और रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक। एक इसमें एग्जाम्पल आपको और भी याद रखना है कि डिकम्पोजिशन अगर ऑर्गेनिक मैटर का होता है, वेजिटेबल मैटर का अगर डिकम्पोजिशन होता है तो उसमें भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगे। नेक्स्ट एक्सोथर्मिक का अपोजिट होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप ये कह सकते हैं कि एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में भी होती है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस भी एंडोथर्मिक होते हैं और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। जैसे आप एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल देख लो, एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, CaCO3 को अगर आप हीट करते हैं और ये स्प्लिट हो जाता है CaO और CO2 में, तो ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर आपने H2O से इलेक्ट्रिक करंट पास किया और वो स्प्लिट हो गया 2H2 प्लस O2 में, तो ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और AgCl या AgBr को अगर आपने सनलाइट में रख दिया और ये भी डिकम्पोज हो गया, तो ये रिएक्शन भी एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ठीक है, तो ये सारे रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। ये आपके बोर्ड में आ चुका है पहले क्वेश्चन, गिव वन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैरिड आउट यूजिंग हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड सनलाइट। तो तीनों के लिए ऐसे एक एक एग्जाम्पल से याद रख सकते हैं, ये सभी एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन की। रेडॉक्स रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें किसी एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है और उसी समय दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन हो रहा होता है। ठीक है, जैसे CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। अगर आप यहाँ पे देखो तो CuO में ऑक्सीजन है और दूसरी तरफ उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। तो जब लॉस ऑफ ऑक्सीजन होता है तो इसका रिडक्शन होता है किसी सब्सटेंस का, और दूसरा जो सब्सटेंस होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि यहाँ से लॉस हुआ तो इसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपसे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट पूछते हैं तो जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है ZnO प्लस C गिव्स Zn प्लस CO। तो यहाँ पे भी ZnO के पास से ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है
आप यहाँ देख सकते हैं इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, तो ZnO का यहाँ रिडक्शन हो रहा है और C का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो ZnO का रिडक्शन यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसे नेक्स्ट रिएक्शन है MnO2 plus HCl gives MnCl2 plus H2O plus Cl2। यहाँ पे 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको इधर कितने सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं है। हम यहाँ देखेंगे रिएक्टेंट्स को कि किसी भी सब्सटेंस के पास ऑक्सीजन है या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और उसका लॉस हो रहा है तो उसका रिडक्शन हो रहा है, यानी MnO2 का यहाँ पे भी रिडक्शन हो रहा है और दूसरा जो रिएक्टेंट होगा इसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक से ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है तो दूसरे में ऑक्सीजन गेन होगा या फिर यहाँ से हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का लॉस होगा। ठीक है, तो MnO2 का रिडक्शन हो रहा है तो MnO2 यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और HCl का ऑक्सीडेशन हो रहा है यानी कि ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, तो ये आपके फर्स्ट चैप्टर यानी केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक शायद पता नहीं मैंने आपको बताया कि नहीं, एक इसमें और क्वेश्चन है कि कॉपर को अगर हम हीट करते हैं ऑक्सीजन में तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। ये CuO फॉर्म करता है। ठीक है, Cu प्लस O2 गिव्स CuO और कॉपर का कलर होता है रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन कलर कॉपर का होता है। जब आप इसे हीट करते हैं तो इसका सरफेस ब्लैक हो जाता है। तो ये आपकी बुक का एक इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में भी पढ़ना है, सेम टॉपिक। और एक और रिएक्शन था इसमें जो मैंने आपको एक्सोथर्मिक में बताया कि CaO को अगर हम H2O में मिक्स करते हैं तो ये फॉर्म करता है CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्विक लाइम है और ये स्लेट लाइम है। हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं फॉर वाइट वॉशिंग द वॉल्स। ठीक है, CaO क्विक लाइम है, इसका सॉल्यूशन मिक्स करते हैं वाटर में तो जो सॉल्यूशन होता है वो स्लेट लाइम या CaOH ट्वाइस होता है। इसकी कोट हम यूज करते हैं वॉल्स पे। जब हम इसकी कोट यूज करते हैं तो CaOH होल ट्वाइस एटमॉस्फेरिक CO2 गैस के साथ रिएक्ट करता है और रिएक्ट करके ये फॉर्म करता है CaCO3 प्लस H2O। तो इसकी एक लेयर हमारे वॉल्स पे फॉर्म हो जाती है, वॉल्स को शाइनी बना देती है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ये है रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस वाइल वाइट वॉशिंग द वॉल्स। तो ये चैप्टर 1 के इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस थे। मोस्ट प्रोबेबली इसमें से ही फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस जो भी रिएक्शन से रिलेटेड होंगे वो आएंगे। ऐसे ही हम नेक्स्ट देखते हैं एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स के कुछ नहीं ऑलमोस्ट सारे रिएक्शंस देखेंगे। तो एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में से देखते हैं। देखो सबसे पहले इस चैप्टर में ना कुछ जनरल रिएक्शंस दिए हुए हैं जो एसिड्स और बेसिस शो करते हैं। सबसे पहले एसिड का रिएक्शन है मेटल के साथ। तो ये जनरल रिएक्शन क्या फॉर्म होता है, एसिड्स अगर मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये फॉर्म करते हैं सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इसके अगर आप ये रिएक्शन याद रखते हो, जनरल रिएक्शन याद रखते हो और अगर आपको फॉर्मूले पता हैं तो आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स खुद से फॉर्म कर सकते हो, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस इक्वेशंस खुद से फॉर्म कर सकते हो। जैसे एक एसिड HCl ले लिया हमने, इसे जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे आप सोच सकते हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह यहाँ पे प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। ये बनाएगा ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, इसका ये बैलेंस्ड इक्वेशन हो जाएगा ZnCl2 प्लस H2। ऐसे ही HCl अगर Ca के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करेगा CaCl2 प्लस H2। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl। अगर इसकी जगह हमने सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया H2SO4 और इसे Zn के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये फॉर्म करेगा ZnSO4 प्लस H2। इन सारे रिएक्शंस में आप क्या देख रहे हो, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अगर हम कोई और एसिड लेना चाहें CH3COOH ले लिया, इसको Na के साथ रिएक्ट करवाया, Na सोडियम होता है
तो ये फॉर्म करेगा CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट प्लस H2। इन सारे रिएक्शंस में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो ये एक रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन ये है। आप ऐसे बहुत सारे एग्जांपल सोच सकते हैं। एक इसमें खास बात क्या है कि मैंने नाइट्रिक एसिड नहीं लिया है। नाइट्रिक एसिड नहीं लेने की वजह क्या है कि नाइट्रिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उस मेटल को नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज कर देता है। सॉरी, नाइट्रिक एसिड जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है उसे वो ऑक्सीडाइज कर देता है। और खुद क्योंकि वो हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज कर रहा है, वाटर में कन्वर्ट कर दे रहा है हाइड्रोजन को, तो खुद को वो रिड्यूस कर लेता है किसी भी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन में, जैसे NO2, N2O, NO, इनमें से किसी में भी वो खुद को रिड्यूस कर लेगा। तो इसलिए नाइट्रिक एसिड का जो रिएक्शन मेटल्स के साथ होता है वो डिफरेंट वे में होता है, इसमें वो रिएक्शन इंक्लूड नहीं करेंगे। अब जैसे एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाते हैं, ऐसे ही एक बेस है NaOH, ये भी जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। तो आपकी बुक में सिर्फ ये रिएक्शन है NaOH प्लस Zn का, ये फॉर्म करता है Na2ZnO2 प्लस H2। Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट होता है, ठीक है। तो जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करेगा सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये फर्स्ट जनरल रिएक्शन था जिसमें हमें इतने कम से कम रिएक्शंस याद होने चाहिए। फिर ऐसे दूसरा जो जनरल रिएक्शन है वो है एसिड प्लस बेस। एसिड्स और बेसिस जब एक साथ रिएक्ट करते हैं तो ये प्रोडक्ट्स फॉर्म करते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एसिड में सबसे सिंपल सा एसिड ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ऐसे ही इसका भाई है NaOH, दोनों एक जैसे ही हैं, HCl और NaOH। तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो ये प्रोडक्ट्स फॉर्म करेंगे NaCl प्लस H2O, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। ऐसे ही नेक्स्ट रिएक्शन हम देखें, HCl का रिएक्शन अगर NaOH की जगह CaOH ट्वाइस के साथ करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये प्रोडक्ट बनाते हैं CaCl2 प्लस H2O। आप ऐसे बैलेंस्ड इक्वेशन खुद से लिख सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। ये हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये जो रिएक्शन है इसे हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सॉल्ट फॉर्म हो रहे हैं जिसकी pH वैल्यू 7 के आसपास होती है, यानी कि H प्लस और OH माइनस आयंस इनमें लगभग सेम होंगे, तो इसलिए इनको हम कहते हैं सॉल्ट्स हैं, ये न्यूट्रल कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं। तो रिएक्शन भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ऐसे ही कोई दूसरा एसिड इसमें भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, H2SO4 प्लस CaOH ट्वाइस। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। अगर ये दोनों भी रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे CaSO4 प्लस H2O। यहाँ भी सॉल्ट और वाटर फॉर्म हो रहे हैं। तो ये सेकेंड जनरल रिएक्शन था इस चैप्टर का। ऐसे ही हम देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है जनरल रिएक्शन। एसिड्स का रिएक्शन अगर हम करते हैं मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल कार्बोनेट, इसकी जगह हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले सकते हैं। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। 3 प्रोडक्ट्स बनते हैं इसमें। ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2, ठीक है। सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। जैसे एक एसिड ले लो आप HCl और मेटल कार्बोनेट हम ले लेते हैं CaCO3, तो इसके प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगे? सॉल्ट आप यहाँ से फॉर्म कर लो। देखो मेटल और एसिड का नेगेटिव पार्ट ये दोनों मिलकर सॉल्ट फॉर्म करेंगे, तो सॉल्ट यहाँ पे हो जाएगा CaCl2 और बाकी ये दोनों प्रोडक्ट्स तो फिक्स हैं, प्लस H2O प्लस CO2 गैस प्रोड्यूस होगी। ऐसे ही अगर आप मेटल कार्बोनेट लेने की जगह ले लेते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 ट्वाइस, तो प्रोडक्ट्स क्या फॉर्म होंगे? देखो प्रोडक्ट्स यही बनेंगे, मेटल कार्बोनेट लें या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लें,
दोनों केसेस में प्रोडक्ट सेम ही फॉर्म होंगे, तो ये रिएक्शन बहुत ही ईजिली आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट लेने की जगह सोडियम कार्बोनेट लेंगे तो भी इसी तरह के प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। HCl प्लस Na2CO3 में मिल जाएगा हमें NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तो ये रिएक्शंस आपके NCERT में है, इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ CO2 गैस। तो CO2 गैस के लिए एक खास बात याद रखेंगे कि दिस गैस ऑन पासिंग थ्रू लाइम वाटर फॉर्म्स वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये इसके लिए एक टेस्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो ये रिएक्शन आप अलग से याद रखोगे, टेस्ट फॉर CO2 गैस। कैसे याद रख सकते हैं, देखो CO2 गैस को अगर आप पास करते हो लाइम वाटर से यानी CaOH होल ट्वाइस से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर भी कहते हैं इसे, तो ये फॉर्म करता है CaCO3। इसका वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होने की वजह से जो सॉल्यूशन है वो मिल्की हो जाता है। ठीक है, तो इससे एसोसिएटेड जो लाइंस हैं वो ध्यान में रखेंगे कि CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन अगर ये जो प्रोडक्ट्स फॉर्म हुए हैं इसके बाद भी आप CO2 पास कर रहे हो, यानी कि व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 गैस इज पास्ड, तो जो CO2 गैस है इसने जो प्रोडक्ट्स फॉर्म किए हैं इनके साथ ये दोबारा से रिएक्ट कर जाता है और दोबारा से रिएक्ट करके ये एक सॉल्युबल प्रोडक्ट बनाता है CaHCO3 ट्वाइस, जिसे हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जो ये मिल्कीनेस है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से वो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ये वाटर में सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो इस वजह से मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के लिए एक टेस्ट है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। नेक्स्ट जो रिएक्शन आपको इनमें इस चैप्टर में पढ़ना है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में, वो है प्रिपरेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो प्रिपरेशंस कौन कौन से हैं इसमें, फर्स्ट प्रिपरेशन जो दी हुई है वो है NaOH की। NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रिपरेशन हम किस तरह से करते हैं, अगर ब्राइन सॉल्यूशन से, ब्राइन सॉल्यूशन हम कहते हैं NaCl का एक्वा सॉल्यूशन, इन दोनों को ब्राइन कहेंगे। ठीक है, NaCl का एक्वा सॉल्यूशन यानी कि सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। वैसे इसकी एक्चुअल डेफिनेशन होती है अ कोल्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, उसे हम कहते हैं ब्राइन। तो ब्राइन सॉल्यूशन से जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो NaOH मिलता है हमें नियर कैथोड यानी कि नियर नेगेटिव इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन गैस एट कैथोड एंड क्लोरीन गैस एट एनोड। जो इनके यूजेस हैं वो भी आपको याद रखने हैं। अभी मैं सिर्फ केमिकल रिएक्शंस करवा रहा हूँ। नेक्स्ट प्रिपरेशन है आपकी ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर ये कॉमन नेम होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का कॉमन नेम है। फॉर्मूला इसका होता है CaOCl ट्वाइस। ठीक है, इसे हम कैसे फॉर्म करेंगे, जब CaOH ट्वाइस, ये ड्राई स्लेट लाइम लेंगे यहाँ पे, ये ध्यान रखना है। तो ड्राई स्लेट लाइम से क्लोरीन गैस पास करते हैं तो प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं CaOCl ट्वाइस प्लस CaCl2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन है। पुरानी बुक में यहाँ पे हम जो अभी रिएक्शन पढ़ रहे हैं ये डिफरेंट था थोड़ा सा। उसमें पुरानी बुक में आपके था CaOCl2 और प्लस H2O, ये नहीं था। लेकिन एक्चुअल जो रिएक्शन होता है वो यही होता है, आपको अब इस तरीके से करना है। ठीक है, तो CaOH ट्वाइस प्लस Cl2 इफ CaOCl ट्वाइस प्लस CaCl2 प्लस H2O। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर के बाद है आपको पढ़ना बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा में, बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसे भी हम ब्राइन सॉल्यूशन से बनाते हैं।
देखो NaCl प्लस H2O प्लस NH3 प्लस CO2 ये ब्राइन है। अगर इसके साथ अमोनिया भी आ जाता है तो इसे कहते हैं अमोनियाकल ब्राइन। तो आप ये 4 रिएक्टेंट्स एक साथ याद रखना, किसी के लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट हुआ तो आप ऐसे याद रख सकते हो, अमोनियाकल ब्राइन प्लस CO2। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म करता है NaCO3 प्लस NH4Cl। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है और अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे एक बाय प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट रिएक्शन है कि अगर हम इसे हीट करें तो क्या होगा, यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन यहाँ पे भी है। NaCO3 को अगर हम हीट करें, हीट करने पे इसका डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोज होकर ये प्रोडक्ट्स देगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, तो ये 3 प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा को हीट करने पे। नेक्स्ट जो रिएक्शन हमें पढ़ना है वो है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, देखो वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मीन्स 10। तो इसके पास 10 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं। Na2CO3 डॉट 10H2O लिखा जाता है। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। Na2CO3 के साथ हम इस तरीके से दिखाते हैं। बहुत सारे सॉल्ट्स हैं जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होता है, जैसे सोडियम कार्बोनेट है तो इसके साथ हमने लिखा है 10H2O। कैल्शियम सल्फेट के साथ भी 2H2O होता है जिसे हम जिप्सम कहते हैं। और ऐसे ही हमने FeSO4 देखा पीछे, तो FeSO4 के साथ 7H2O एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। और इसी तरह से और भी दूसरे सॉल्ट हैं, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट में भी 5H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सभी केमिकली इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं और हीट करने पे क्योंकि ये इजीली रिमूव हो जाते हैं तो इसलिए इन्हें डॉट देकर दिखाया जाता है। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा है Na2CO3 10H2O। इसकी प्रिपरेशन जो है ये इसी में एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है बेकिंग सोडा, जो हमने इससे पहले प्रिपरेशन देखी इसकी। तो इसको किस तरह से बनाएंगे हम, सबसे पहले तो हम NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 इससे फॉर्म करते हैं NaHCO3 प्लस NH4Cl। ठीक है, तो ये बेकिंग सोडा बना लिया आपने। फिर सेकेंड रिएक्शन इसमें होता है, बेकिंग सोडा को हमने हीट किया, यानी 2NaHCO3 ऑन हीटिंग गिव्स Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, ये सेकेंड रिएक्शन हो जाएगा। अब ये एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट होता है, तो इसमें हम वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये फॉर्म करता है Na2CO3 10H2O। ठीक है, तो ये हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट हो गया, इसी को वॉशिंग सोडा कहते हैं। तो ये वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन है। देखो, अगर आप वॉशिंग सोडा को ओपन में रख दो, ऐसे ही ओपन में हम इसे छोड़ देते हैं, तो ये धीरे धीरे वाटर मॉलिक्यूल्स लूज करता है और 9 वाटर मॉलिक्यूल्स लूज कर देता है। सिर्फ इसके पास H2O बचा रह जाता है, 9H2O। ठीक है, तो इस फिनोमेना को हम कहते हैं एफ्लोरेसेंस, लॉस ऑफ 9 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम वॉशिंग सोडा व्हेन इट इज एक्सपोज टू एयर। तो इसे एफ्लोरेसेंस कहते हैं, हमारी बुक में नहीं है लेकिन आप फिर भी इसे ध्यान में रखो तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर हम इसे हीट कर दें, Na2CO3 10H2O यानी वॉशिंग सोडा को अगर हम हीट कर देते हैं तो हीट करने पे ये पूरा ही 10 का 10 वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है और ये फॉर्म करता है Na2CO3 प्लस 10H2O। तो ये हम इसे कहते हैं एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट तो कहेंगे ही, इसे इसका एक और नाम होता है सोडा ऐश। सोडा ऐश, तो Na2CO3 जो होता है इसे सोडा ऐश भी कहते हैं, जो वॉशिंग सोडा के हीट करने पे फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन है इस चैप्टर में एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में, वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रिपरेशन। देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो होता है CaSO4 हाफ H2O।
CaSO4 हाफ H2O। इसका केमिकल नेम होते कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, इसका POP का केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसकी प्रिपरेशन हम करते हैं जिप्सम से। जिप्सम होता है CaSO4 2H2O, और इसे अगर आप हीट करते हो 373 केल्विन टेम्परेचर पे, जो हमारी NCERT बुक में है, तो ये फॉर्म करता है CaSO4 हाफ H2O प्लस 1.5 H2O। इस तरीके से हमारी बुक में रिएक्शन दिया हुआ है ये। ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, इसे हीट करते हैं तो ये फॉर्म करते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और फिर नेक्स्ट रिएक्शन है कि POP को हम मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं। तो क्यों रखते हैं? क्योंकि POP को यानी CaSO4 हाफ H2O, इसे अगर मिल गया मॉइस्चर या वाटर मिल गया, तो ये गेन कर लेता है वाटर वापस जितने इसने लूज किए थे, और फिर से ये हार्ड मास ऑफ जिप्सम को फॉर्म कर देता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट फिर से फॉर्म हो गया, हार्ड मास ऑफ जिप्सम फिर से फॉर्म हो गया। तो इससे बचने के लिए हम इसे मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में रखते हैं। आपसे यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि राइट द केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन POP इज मिक्स्ड विद वाटर व्हाइल सेटिंग द फ्रैक्चर्ड बोन्स। तो उसमें भी आपका सेम रिएक्शन आएगा। ठीक है, तो अभी मैं ये 2 चैप्टर्स करवा रहा हूँ, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स और कार्बोनेट्स कंपाउंड्स की वीडियो, ये रिएक्शंस में उस वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।